हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सितंबर 2025 एग्जाम्स के लिए सीए इंटरमीडिएट का इनकम टैक्स का बैच, और ये बैच रहेगा हमारा कंप्लीट ऑन यूट्यूब। इसके साथ साथ हम जीएसटीपी जो है यूट्यूब पे कवर करेंगे, ठीक है। डाउट्स होंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, जैसे हमने अभी तक किया है। आप हमारी यूट्यूब कमेंट सेक्शन में अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां डाउट्स जो है अपने सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ मैम मॉड्यूल या मतलब मैं बोलूँ तो स्टडी मटेरियल क्या यूज करना है, तो वो रहेगा आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, जो हर स्टूडेंट के पास अवेलेबल है और जो हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि हमारे बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है। जब भी किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट आता है ना, तो उसमें पहली बात तो होती है कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। ऐसे ही हमारे पास कवर है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो क्या होता है ना, कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसको पब्लिक को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। कैसी सर्विसेज? जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यानी एजुकेशन की सर्विसेज। वो क्या करते हैं, मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जिनमें फीस जो होती है बहुत कम लगती है। साथ ही साथ में वो क्या कर रहे हैं, डिफेंस सर्विसेज दे रहे हैं ना। हमारे जो सोल्जर्स हैं वो वहां पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर्स पे हमारी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो है गवर्नमेंट हमको दे रही है। साथ में रोड्स बना रही है, हाईवेज, डैम, ब्रिजेस, मैं बोलूँ तो अरे बहुत सारी सर्विसेज जो हम शायद एक क्लास में गिन भी नहीं सकते। अब उस सब के लिए कुछ ना कुछ तो उनका भी पैसा लगता है ना भाई। बताओ, उनको भी तो फंड्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि ये फंड्स गवर्नमेंट के पास आएंगे कहाँ से। हमने तो कह दिया भाई गवर्नमेंट सरकार हमें जो है पब्लिक सर्विसेज देती है, लेकिन फंड्स कहाँ से आए, उसके लिए क्या किया जाता है, पब्लिक से ही वो फीस ले रहे हैं, ठीक है। बट दे आर नॉट सेइंग आपके घर के बाहर रोड बन रही है तो एक काम करिए मिस्टर एबीसी, आप जो है हमें इतना पैसा दीजिए, नहीं। वो क्या कर रहे हैं, वो सब लोगों से फीस ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ठीक है। सो बेसिकली ये जो टैक्सेस हैं ये ऐसी मॉनेटरी फीस है जो गवर्नमेंट पब्लिक से ले रही है, जिससे कि वो पब्लिक को ही पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। क्लियर? अब बात आती है, क्या ये ऐसी फीस है, द सेकेंड पॉइंट इज, जो हम वॉलेंट्री देते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, वॉलेंट्री नहीं है ये। नहीं आपका मन हो तो आप दो, नहीं तो नहीं। इट इज ये जो है हर पर्सन से, यानी जिसपे भी टैक्स एप्लीकेबल है उसको देनी ही पड़ेगी। ये उसका लीगल ऑब्लिगेशन है। इसको मैं बोलूंगी इट इज अ पैक्यूनियरी बर्डन, ठीक है। कैसा बर्डन है ये, PECUNIARY, पैक्यूनियरी बर्डन। आप साथ साथ में ये नोट्स बनाते चलो। पैक्यूनियरी बर्डन विच इज लेड बाय, कौन लगा रहा है इसको, गवर्नमेंट। किस पे लगा रही है, पब्लिक पे, जिससे कि वो उनको ही पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट, ये टैक्सेस जो हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है वो है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कि कितने तरीके के टैक्स है। अभी मैं आपको मॉड्यूल से भी पढ़ा दूंगी इसको एक बार, लेकिन समझ लो। तो बेसिकली जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है ना इसकी, वो दो टाइप की है। एक रहता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इससे पहले एक बार मॉड्यूल पर आ जाओ, और यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको मार्क कर लो साथ ही साथ में कि टैक्सेस क्या होते हैं। तो टैक्सेस क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आइए। Taxation includes the imposition of any tax or impost, whether general or local or special, and tax shall be constituted accordingly। इसका मतलब क्या है कि टैक्स जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। कोई भी वो हम पे जो है लीगल बर्डन लगा रहे हैं कि ये तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो जनरल हो, जनरल मतलब जो सब पे लगा दिया, या वो कह रहे हैं हम तो भाई ये वाला लोकल टैक्स लेंगे, या फिर वो हो सकता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बोल दे कि अगर आपकी इनकम जो है 10 लाख से ज्यादा है तो यू हैव टू पे द टैक्सेस। ऐसी कोई भी वो स्पेशल कैटेगरी भी रख सकते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज, कितने टाइप के टैक्सेस हैं। तो देखिए दो टाइप के टैक्स आते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनका मतलब समझो। स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, मान लो ये एक पर्सन है मिस्टर जेठालाल। कौन है, जेठालाल। चलो, अब जेठालाल ने क्या किया, उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जेठालाल को वहां से जो साल की यानी एनुअल इनकम हुई वो हुई है
10 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब जेठालाल को ये बोला गया कि सुनो जेठालाल, आपने ये जो 10 लाख रुपए अर्न किए हैं, इस पर गवर्नमेंट को आकर इनकम टैक्स दो। क्या दो? इनकम टैक्स। यानी वो किसको टैक्स देने को बोल रहे हैं? जिस पर्सन ने इनकम अर्न करी है। जेठालाल ने इनकम अर्न करी, तो जेठालाल को बोला गया कि आओ और इस पे हमें टैक्स दो। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली उसी पर्सन से टैक्स लिया है जिसके पास ये इनकम आई थी। यानी मैं बोलूं तो जिसकी इनकम हुई थी उसी की पॉकेट पे बर्डन पड़ा है टू पे द टैक्सेस। दैट्स व्हाई स्टूडेंट, इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये उसी पर्सन से लिया जाता है जो इनकम अर्न करता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे पड़ता है। क्या बोला मैंने आपको? ये दो वर्ड्स लिख लो। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो भी मैं लिख रही हूँ कि इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, impact and incidence are on the same person. Impact and incidence, देखो ये वो की वर्ड्स मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, जो आपने अगर एग्जाम में लिख लिए तो 100% आपको जो है इसमें बहुत अच्छे स्कोर आप कर पाओगे। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? अब स्टूडेंट्स क्या हुआ ना, एक शॉप है, ठीक है, शॉप का नाम है मान लीजिए सोडी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोडी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब वहां पर एक पर्सन है अय्यर। ठीक है, अय्यर जो है ना सोडी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टीवी खरीदने गया। टीवी सपोज लेट्स से कि टीवी जो था वो 20,000 रुपए का था। तो मिस्टर अय्यर को ये बोला गया कि मिस्टर अय्यर सुनिए, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या होता है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स? जब भी कोई शॉपकीपर या सर्विस प्रोवाइडर दूसरे पर्सन को गुड्स सेल करता है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको सामान बेचा या उसको कोई सर्विस दी है, तो उसको वहां पर जीएसटी जो है शॉपकीपर को कलेक्ट करना है कि मैं ये आपको सेल कर रहा हूँ, इसका मुझे टैक्स दो, जो जाकर मैं गवर्नमेंट को दूंगा। मैंने बोला इट मीन स्टूडेंट्स, वो यहाँ क्या करेगा, मिस्टर अय्यर से इस पे सपोज से एग्जाम्पल ले रही हूँ रेट का, मान लो 28% का टैक्स है, तो वो कहेगा जी 20,000 का 28% मुझे दो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, और ये जाकर सोडी इलेक्ट्रॉनिक्स जाकर सीधा गवर्नमेंट को देगा। जीएसटी जाकर सोडी इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट को देगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ, कौन टैक्स पेयर बना गवर्नमेंट की नजरों में? सोडी इलेक्ट्रॉनिक्स। उसी ने तो क्या किया स्टूडेंट, जाकर गवर्नमेंट को टैक्स पे आउट कर दिया। लेकिन टैक्स का बर्डन किसकी पॉकेट पे पड़ा? मिस्टर अय्यर की पॉकेट पे। यानी इन द केस ऑफ जीएसटी जो टैक्स का इम्पैक्ट है और इंसिडेंस है वो डिफरेंट पर्सन पे। सिंपल सी भाषा में बोले तो टैक्स पेयर जो है वो दूसरा पर्सन है। ये देखो यहाँ पे लिख लो, टैक्स पेयर जो है, टैक्स पेयर कौन है गवर्नमेंट की नजरों में? सोडी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, लेकिन टैक्स का जो बर्डन है वो किसकी पॉकेट पे पड़ा है? मिस्टर अय्यर की पॉकेट पे। क्लियर? सो इट मींस इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन द डिफरेंट पर्सन। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कर रही है? सोडी इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू इनडायरेक्टली अय्यर से टैक्स कलेक्ट कर रही है। क्लियर? आप भी किसी दुकान पे कुछ खरीदने जा रहे हो, मैंने कहा नोट्स बना लो, आप रजिस्टर लेने जा रहे हो, रजिस्टर के पीछे लिखा होता है एमआरपी ₹50 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आप दे आते हो टैक्स, इनफैक्ट बिना जाने समझे कि आपने टैक्स पे कर दिया, जीएसटी दे दिया। तो वो शॉपकीपर क्या करता है ना, उसने आपसे टैक्स लिया, वो गवर्नमेंट को देगा, यानी आपकी पॉकेट पे बर्डन पड़ा, बट टैक्स पेयर कौन है? वो शॉपकीपर। सो इनडायरेक्ट वे से वो ले रहे हैं। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स, जीएसटी जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये तो था नेशनल बाउंड्रीज के अंदर, इंडिया के अंदर अगर ये सेल परचेज हो रही है, सो दैट इज जीएसटी। अगर यही सेल परचेज, सिंपल लैंग्वेज में भी बोलूंगी, बाद में पढ़ेंगे कस्टम का मीनिंग बहुत जो है उसको ब्रॉड कैटेगराइजेशन में, लेकिन अभी सिंपल समझ लो, अगर यही सेल परचेज इंडिया के बाहर हुई तो उस पर जीएसटी की जगह क्या लग जाएगा? कस्टम ड्यूटी। क्या लग जाएगा? कस्टम। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब कैसे कैसे कस्टम लगता है, कस्टम के साथ जीएसटी कैसे लगता है, वो सब पढ़ेंगे, बट अभी इस लेवल पे नहीं, अभी आज सिर्फ हम बेसिक समझ रहे हैं। तो इतना समझ लो कि अगर स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पर, यानी इंडिया के अंदर सेल परचेज है तो जीएसटी, इंडिया के बाहर सेल परचेज है तो कस्टम ड्यूटी। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स की दो कैटेगरी, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स की दो कैटेगरी, इनकम टैक्स और स्टूडेंट्स दिस
ये वाला जो मैं आपको सेकंड टैक्स बता रही हूँ ये हमारे सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, बट वैसे आपको बता रही हूँ कि ये क्या है। तो अगर कोई पर्सन है, उसकी फॉरेन में कोई इनकम है या फॉरेन में कोई एसेट है, वो डिस्क्लोज नहीं करा, गवर्नमेंट को नहीं बता रहा है, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, वो पता लगा ही लेते हैं, तो वो उस पर भी टैक्स कलेक्ट करेंगे। किस पर्सन से करेंगे? अरे भाई जिसकी फॉरेन में इनकम या असेट है, तो वो भी डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर? अब बात आती है टैक्सेस क्यों लगाते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि ये गवर्नमेंट का बेसिक सोर्स है फॉर द रेवेन्यू। अब वो रेवेन्यू क्यों ले रहे हैं? जिससे कि वो पब्लिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट थिंग इज, किसके पास पावर है टू लेवी द टैक्सेस? अब मैम मेरे को ना आज बड़ी बात सही लगी गवर्नमेंट की कि टैक्सेस तो लगने ही चाहिए। क्यों भाई, क्यों सही लग गई? अरे मैम टैक्सेस लगेंगे तो रेवेन्यू आएगा तो पब्लिक सर्विसेज ली जाएंगी। तो क्या कल मैं भी सुबह उठकर टैक्स लगाना शुरू कर दूं? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी इंडिया की एक सुप्रीम पावर है। अब कई बच्चे लिख देंगे हाँ मैम पता है सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द सुप्रीम पावर। हमारा भारत का संविधान यानी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जय हिंद जय भारत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा भारत का संविधान जो है वो सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम पावर है हमारे पास। यानी स्टूडेंट, ये सुप्रीम लॉ कैसे है? जो इसमें लिखा हुआ है ना उसको कोई भी नहीं बदल सकता। इसी में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है, इसी में लिखा है प्रेसिडेंट की क्या पावर है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास क्या पावर्स हैं। हर किसी के पावर, रूल्स, उसके जो लाइबिलिटीज हैं, सब कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। अब इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है। अब ये सीए आर्टिकल नहीं है, जैसे हमारे पास किसी पैराग्राफ होते हैं, सब पैराग्राफ्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन पॉइंट्स को नाम दिया जाता है आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, सो अभी आर्टिकलशिप की बात नहीं हो रही है, दिस इज आर्टिकल। अब एक आर्टिकल है वहां पे 265, आर्टिकल नंबर 265 याद रखना है, डेफिनेटली याद रखना है, हाइलाइटर से मार्क कर लेना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 265 उसने कहा कि कोई भी टैक्स ना तो कोई लगा सकता है, नो टैक्स शेल बी, अब पहले लगेगा तो कलेक्शन होगी ना, सो नो टैक्स शेल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय यानी सिर्फ और सिर्फ कौन उसको लगा सकता है या कलेक्शन कर सकता है? एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी वो पर्सन जिसको इसकी लीगल अथॉरिटी दी गई है, अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, क्या बोला मैंने? नो टैक्स शेल बी लेविड, लेविड यानी इम्पोज करना, कलेक्टेड यानी कलेक्शन करना। ठीक है, सो नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्लियर है? तो इसका मतलब आर्टिकल 265 ने क्लियर कर दिया कि भाई देखो हमारे पास क्या है, आप कोई भी टैक्स लगा भी नहीं सकते। और स्टूडेंट्स इनफैक्ट यहाँ पे एंड ना लिखो और लिखो। ठीक है, यानी ना तो लगा सकते हैं और ना ही कलेक्ट कर सकते हैं। कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ जिसके पास ये लीगल अथॉरिटीज दी हुई है। ठीक है, तो आप सुबह उठ के ऐसा नहीं कह सकते। अब आर्टिकल 265 ने ये बात क्लियर कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आई कि मैम फिर किसके पास पावर है, कौन है अथॉरिटी ऑफ लॉ? तो स्टूडेंट, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, जो पावर दी गई है वो पावर दी गई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे मैं वो बता रही हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इन द आर्टिकल्स वी आर यूजिंग द वर्ड पार्लियामेंट। और स्टूडेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मतलब जो पावर स्टेट गवर्नमेंट की है, जो ये सारे रूल्स वगैरह बनाएगी, लॉ देखेगी, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूज मत होना अब जब मैं इसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बोलूंगी। सो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स बात हो गई कि ठीक है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ये देख लेंगे, लेकिन अब हमारी कंट्री में ऐसा बहुत सी स्टेट्स में है जहां पे हो सकता है सेंटर में कोई और मतलब सेंट्रल में तो इस टाइम पे करंट बात करें तो हमारी बीजेपी है ना, कि सेंटर में बीजेपी है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कोई और पार्टी है, आइदर इट इज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या और कोई भी पार्टी हो सकती है। तो ऐसे में तो क्लैशेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी मैं अपने हिसाब से, बीजेपी कहेगी मैं तो अपने हिसाब से टैक्स लगाऊंगी और या कोई भी लॉ मैं बनाऊंगी, और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का कोई भी कहेगा हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो नहीं, फिर एक और आर्टिकल आया हमारे पास स्टूडेंट्स, आर्टिकल नंबर 246।
क्या नंबर है? आर्टिकल नंबर पहला था 265, ये है 246। इसने कहा कि देखो मैं मैटर्स बता देता हूँ। आर्टिकल 246 का एक शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, इसका यानी फर्दर पॉइंट है 7th शेड्यूल। उसने कहा मैं मैटर्स बता रहा हूँ जिस पर पार्लियामेंट के पास या जिस मैटर्स पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास या जिन मैटर्स पर दोनों के पास पावर है टू मेक द लॉज रिलेटिंग टू इट। ठीक है, यानी वहां पे मैटर्स को इन्यूमरेट कर दिया। कैसे? 3 लिस्ट उसने बना दी। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है। ठीक है, सो लिस्ट नंबर 1 स्टूडेंट्स, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2 और लिस्ट नंबर 3। सो लिस्ट 1 इज बेसिकली अबाउट यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट का मतलब है कि इस लिस्ट में जो भी मैटर्स लिखे होंगे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इनके अलावा किसी के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक द लॉ इन मैटर्स के बारे में। मैम ऐसे वैसे कौन सा है, कोई एक एग्जांपल दे दो। इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखती, इनकम टैक्स को देखता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और आई कैन से पार्लियामेंट। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस 7th शेड्यूल की लिस्ट नंबर 1 में इनकम टैक्स लिखा हुआ है इन द एंट्री नंबर 82। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं एंट्री नंबर क्या है, तो एंट्री नंबर है 82 यूनियन लिस्ट की, यानी लिस्ट नंबर 1 की। फिर आता है लिस्ट 2, कौन सी है? लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट। इसमें वो मैटर्स लिखे हैं जिनके बारे में जो डिसीजन है वो स्टेट लेजिस्लेचर लेता है। अब एक बात, एंट्री 82 यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा गया हर इनकम के बारे में डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट ले लेगा, बट एक इनकम ऐसी है जो पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगा, वो रहेगी टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। और आई मस्ट से द करेक्शन वर्ड में यहाँ करेक्शन कर देती हूँ कि सारे जो है इनकम पर वो ले ले, बट एक्सेप्ट द एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, सो एग्रीकल्चरल इनकम पर पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, तो मैम वो पावर किसको दी गई? वो पावर दी गई स्टेट लिस्ट में, यानी लिस्ट नंबर 2 में। तो अगर टैक्सेस देखने ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम दैट इज ऑन द स्टेट लिस्ट, और बाकी सब है हमारे पास इनकम टैक्स एंट्री 82 पे यूनियन लिस्ट। फिर है लिस्ट नंबर 3। लिस्ट नंबर 3 आप समझ ही चुके होंगे अभी तक, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। अब इस कंकरेंट लिस्ट में वो मैटर्स लिखे हैं जिस पर बोथ पार्लियामेंट and state legislatures have the power to make the laws relating to the matters contained in this list। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना दोनों के पास पावर है, जो भी मैटर्स लिस्ट नंबर 3 में लिखे हैं उनके पास। क्लियर हो गया? चलिए, अब स्टूडेंट यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। एक बार यहाँ से रीड आउट भी कर लेना, फिर भी कोई डाउट्स है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। अब ओवरव्यू क्या है इनकम टैक्स लॉ का इंडिया में। मतलब मान लो मुझे आज इनकम टैक्स पढ़ना है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है कि मैं क्या पढ़ूं। अरे बस ठीक है ना, इससे आएगा मॉड्यूल पढ़ लेते हैं। हाँ जी, इसमें तो सब कुछ है, बहुत कुछ है, बट नॉट ऑल द थिंग्स। तो अगर किसी को एक्चुअल में इनकम टैक्स का लॉ देखना है अच्छे से, ईच एंड एवरी पॉइंट, तो उसको 5 कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। कौन कौन से? एक होता है इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स के रूल्स, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन एंड लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। पहला आता है इनकम टैक्स एक्ट। कितने कंपोनेंट्स है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी हमारे पास इंटर लेवल पर, तो ध्यान रखना कितने कंपोनेंट्स है। मैंने कहा 5 कंपोनेंट्स है, याद रखना माइंड में 5 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961? आपने क्लास 12 में पार्टनरशिप पढ़ा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। बाकी भी हमने क्या क्या, कंपनीज एक्ट पढ़ा है, कंपनीज एक्ट 2013 पढ़े है ना। इसी तरह इनकम टैक्स को कौन सा एक्ट चला रहा है, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट अब देखो स्टूडेंट, सो द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये टैक्स क्या कंप्लीट इंडिया पे लगता है? डेफिनेटली, इंक्लूडिंग द JNK, जम्मू एंड कश्मीर पे भी और बाकी सब पे। सो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। कब एप्लीकेबल हुआ था? 1 अप्रैल 1962 में। ठीक है मैम, कितने सेक्शंस हैं टोटल? 298 सेक्शंस हैं और टोटल 14 शेड्यूल्स हैं। ठीक है,
क्या हमें इंटरमीडिएट लेवल पर या फाइनल लेवल पे 298 सेक्शंस पढ़ने होते हैं? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेक्शन सारे नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट वन पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट जैसे मैंने कहा कि सेक्शंस हैं, क्या बोला, सेक्शन है, कितने सेक्शन है टोटल? 298 सेक्शन। इसके स्टूडेंट्स आगे सब सेक्शंस भी होते हैं, ठीक है, प्रोवाइजोस भी होते हैं, एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं। अब इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। क्लॉजेस भी होते हैं। ये क्या है सब? देखो सेक्शन का सब पॉइंट है सब सेक्शन। अब स्टूडेंट्स एक होता है क्लॉज और एक होता है सब सेक्शन, दोनों में ना अंतर समझ लो, ठीक है। अब इसको आप क्लॉजेस भी कह सकते हो, सब क्लॉजेस भी होते हैं इसके आगे, क्लॉजेस के आगे सब क्लॉजेस हो गए। अब सब सेक्शन और क्लॉजेस में डिफरेंस क्या है? देखो स्टूडेंट, अगर तो कोई दो या दो से आप किन्हीं ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हो जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, कि अगर आपको एक पॉइंट समझ नहीं आया तो आप दूसरे को समझ ही नहीं सकते, सबके रूल आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो लिखे होते हैं सब सेक्शन में। लेकिन अगर कुछ जो है इंडिपेंडेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, कि आप कोई बात नहीं है, कुछ पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं है, आप एक ना पढ़ो दूसरा पढ़ रहे हो फिर भी समझ आ रहा है, फिर भी उसका मतलब निकल रहा है, दैट इज क्लॉज और सब क्लॉज, ठीक है। सो अगर पॉइंट्स आपस में डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पे तो उसको सबसेक्शन कहा जाता है, इंडिपेंडेंट रहते हैं तो क्लॉजेस। जैसे स्टूडेंट्स एक हमारे पास ना सेक्शन नंबर 2 आता है। सेक्शन 2 इज बेसिकली अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स, डेफिनेशंस, उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो दी हुई हैं। अब इस सेक्शन 2 के आगे बहुत सारे पॉइंट्स है, लाइक द मीनिंग ऑफ द इनकम, मीनिंग ऑफ अगर मैं क्या बोलूँ, कोई इंपॉर्टेंट अच्छा सा पॉइंट बोलते हैं, मीनिंग ऑफ एसएससी, मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो वो सारे पॉइंट्स इंडिपेंडेंट है, एक पढ़ रहे हो दूसरा नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, आपको समझ आएगा क्योंकि सबका अपना मतलब है, खुद से वो है, इंडिपेंडेंट है, तो वो आते हैं आगे सेक्शन 2 के बहुत सारे क्लॉजेस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पॉइंट्स आर द क्लॉजेस, डिपेंडेंट पॉइंट्स आर द सबसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इसके आगे प्रोवाइजो एंड प्रोविजो, प्रोविजन नहीं प्रोवाइजो। प्रोवाइजो का मतलब होता है किसी भी, देखो हमारे पास जो भी सेक्शन है या कोई भी पॉइंट है उसमें जो भी लॉ दिया हुआ है उस लॉ की एक्सेप्शन, उस लॉ की एक्सेप्शन उसको कहते हैं हम प्रोवाइजो, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ, ठीक, आइए स्टूडेंट्स एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो हमारे पास ना स्टूडेंट्स ये सब में आपको चाहा है मैम क्या ये आप सब करवा चुके हैं? हाँ जी सब करवा चुके हैं। इसमें जो सेक्शन नंबर लिखे हैं उन पे अभी मत जाना, वो आपको धीरे धीरे चैप्टर्स के साथ कराएंगे, बाकी आप पढ़ के देखो, ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव कवर्ड जो भी मैंने आपको करवाया। अब मैंने आपको प्रोवाइजो क्या होता है तो देखो क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ना एक सेक्शन आता है सेक्शन 80 GGB एंड 80 GGC। ये क्या कहता है? सेक्शन 80 GGB और 80 GGC कहता है पॉलिटिकल पार्टीज को जब आप कोई डोनेशन देते हो, ठीक है, या इलेक्टोरल ट्रस्ट को कोई डोनेशन दे रहे हो, 80 GGB फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड 80 GGC इज इलेक्टोरल ट्रस्ट। जब हम उसको कोई डोनेशन देते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो डोनेशन हमारी इनकम में से डिडक्ट माइनस हो जाती है, उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन इसका एक प्रोवाइजो आया, एक्सेप्शन आई, कि अगर आपने उनको कंट्रीब्यूशन डोनेशन कैश में दी है तो नो डिडक्शन शेल बी अलाउड, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर आती है, मैंने कहा ये होता है प्रोवाइजो कि उस लॉ की एक्सेप्शन भी है। फिर मैंने आपको बोला था एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या होती है? अब भाई पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो वो सब उसको एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज एक्सप्लेनेशन। क्लियर? अब क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास इतना ही था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब मैंने बोला ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया था 1 अप्रैल 1962 को, आज आ रहा है हमारे पास 2025। तो क्या जो एक्ट तब बना था वो आज तक चलता? क्या बिल्कुल ना चलता, हमारा इंडिया तो पीछे रह जाता। और ऐसे कैसे इंडिया पीछे रहता है? जय हिंद जय भारत, हम तो सबसे आगे हैं। तो हर साल इस एक्ट में कुछ चेंजेस या मैं बोलूँ कुछ अमेंडमेंट्स की जाती हैं, और वो अमेंडमेंट्स आती हैं थ्रू द एनुअल फाइनेंस एक्ट। किसके थ्रू आती है? एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू। सो द नेक्स्ट कंपोनेंट इज एनुअल फाइनेंस एक्ट। क्या है नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास? एनुअल फाइनेंस एक्ट। आइए बढ़ते हैं। तो अभी एनुअल फाइनेंस एक्ट कैसे आता है स्टूडेंट्स? एवरी ईयर हमारे पास ना जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक बजट
जो है बजट सेशन में वो प्रेजेंट करते हैं। इस बजट के अंदर स्टूडेंट्स वो एक फाइनेंस बिल प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उस फाइनेंस बिल में लिखा होता है कि देखो हमने सोचा है इस तरीके से टैक्सेस जो है हम अगले साल लगाएंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये ना नॉर्मली 1 और 2 को जो है बजट प्रेजेंट होता है, ठीक है, फरवरी के स्टार्टिंग में ही होता है। अब बात आई कि तो उन्होंने क्या किया, ये सारी बातें कि कितना टैक्सेस लगाना है, कितने हम पैसे जो है एलोकेट करें फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस, फॉर द डिफेंस पर्पस, फॉर एजुकेशनल पर्पस एक्सेट्रा। तो फाइनेंस मिल में को स्टूडेंट जो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस होते हैं, बोथ हाउसेस कौन से होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। तो वहां से उनको पास करवाया जाता है। फिर पास करने के बाद उस पर प्रेसिडेंट जो है अपने साइन करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, या कुछ चेंजेस वगैरह करने को बोलता है कोई भी हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, वो चेंजेस वगैरह करके बाद में वो फाइनेंस बिल पहुंचता है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट देते हैं और फिर जब उन्होंने अपनी स्टैंप लगा दी, असेंट दे दी, तो ये फाइनेंस बिल बन जाता है फाइनेंस एक्ट, ठीक है, और फिर जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। अब बात आती है, तो सेकंड कंपोनेंट बस इतना चाहिए, एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब तो बेसिकली व्हाट इज एनुअल फाइनेंस एक्ट स्टूडेंट्स, कि जो फाइनेंस बिल दोनों हाउसेस से, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, असेंट आती है, तो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हर साल अमेंडमेंट्स आ रही हैं, किसके थ्रू, वाया द फाइनेंस एक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी बोलो। ओके अच्छा मैम, हमारे एग्जाम यानी कि सितंबर 2025 एग्जाम्स के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो वो है स्टूडेंट्स फाइनेंस एक्ट नंबर 2, दैट इज, एक मिनट रुको, इसको ना इस तरीके से प्रेजेंट करना। अच्छा मैम वैसे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टूडेंट जो इलेक्शंस हुए थे ना, तो इलेक्शंस के बाद देखो इस ईयर में हमारे पास इलेक्शंस हुए, ठीक है, तो इलेक्शंस की वजह से क्या था कि एक बजट इलेक्शन से पहले प्रेजेंट होता है, फिर अगर वही गवर्नमेंट आ गई तो दोबारा बजट प्रेजेंट मतलब वो जो है वो एक्ट आता है, ठीक है। तो इसीलिए फाइनेंस नंबर 2 है इस बार, एक्ट 2024। दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर द सितंबर 2025, क्लियर। तो फाइनेंस एक्ट 2025 भी आ चुका है, वो नहीं एप्लीकेबल है हमारे एग्जाम्स के लिए, एप्लीकेबल है 2024 फाइनेंस एक्ट, ठीक है। पूरा उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अब क्या रहता है स्टूडेंट, इस फाइनेंस एक्ट के भी आगे फर्स्ट शेड्यूल है। फाइनेंस एक्ट में अब तो बहुत कुछ लिखा होता है, एलोकेटेड रिसोर्सेज लिखे होते हैं कि किसके पास कितनी एलोकेशन होगी, ये सब। तो अब ये सब कैसे समझ आएगा कि हमारे इनकम टैक्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, तो फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में टैक्सेस के रेट्स के बारे में उन्होंने डिफाइन कर दिया। देखो, तो अब हमारा जो टॉपिक है फाइनेंस एक्ट, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फाइनेंस एक्ट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से फाइनेंस बिल जो है वो फाइनेंस एक्ट बनता है। अब बात आती है कि भाई फाइनेंस एक्ट में तो बहुत सारी बातें होती होंगी रिगार्डिंग द डिफेंस सिस्टम, की डिफेंस को, हमारे मिलिट्री को कितना बजट एलोकेट कर रहे हैं कि भाई इतना पैसा हम उनको देंगे, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ तो रोड्स बनाने के लिए कितना पैसा इस बार दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को, नेशनल हाईवेज के लिए कितना दिया जाएगा, हमारे टैक्स की बात कहाँ पे होती है। तो देखो स्टूडेंट, फाइनेंस एक्ट में हमारे पास एक शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, उसके अंदर ना 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द फाइनेंस एक्ट वो हमें ये बताता है कि हमारे पास टैक्स के रेट्स जो है वो कैसे कैसे लगने वाले हैं। कितने हैं पार्ट हैं, 4 पार्ट। कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट। सो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड द पार्ट नंबर 4, ठीक है। अब देखें इसको, ये है क्या, लेट्स स्टार्ट इट। इसको समझने से पहले आपने अभी तक अकाउंट्स में, ठीक है, क्लास 11th से ही हम अकाउंट्स में एक बात पढ़ते आते हैं कि भाई हमारे पास एक पूरे साल की अकाउंटिंग हमें करनी होती है। और नॉर्मली हम जो अकाउंट्स में करते थे ना भाई, वो साल हमारा स्टार्ट होता था 1 जनवरी से और खत्म होता था आफ्टर द 12 मंथ्स, दैट इज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। नॉर्मली भी तो हम 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर डेफिनेटली, लेकिन हमारे पास जो हमारा इनकम टैक्स है वो इस ईयर को नहीं मानता। इनकम टैक्स के लिए थोड़ा सा रूल चेंज है। वो क्या कहता है कि भाई बात सुनो, एज पर इनकम टैक्स और एज पर द जीएसटी, इनफैक्ट टैक्सेशन के लिए स्टूडेंट जो साल शुरू होता है वो शुरू होता है अप्रैल फूल से, यानी कि 1 अप्रैल से,
तो हर साल 1 अप्रैल से साल स्टार्ट हुआ और एंड हुआ आफ्टर 12 मंथ्स, दैट इज ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो टैक्स के लिए टैक्स ने आपका साल शुरू किया है अप्रैल फुल यानी 1 अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च को। ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान रखना, चाहे जीएसटी की बात है चाहे इनकम टैक्स की बात है, इसीलिए नॉर्मली जो बिजनेस होते हैं ना वो अपना नया साल मनाते भी 1 अप्रैल को ही है कि भाई उनका नई बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट होनी है एज पर द इनकम टैक्स और एज पर द जीएसटी। बट ठीक है, अब मान लो ये जो करंट ईयर चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 2025, हमारे एग्जाम्स है 2025 में। यस स्टूडेंट्स, बात समझना, अगर आपको आईसीएआई ये बोल दे कि देखो स्टूडेंट्स कौन सा साल चल रहा है, सर 2025, मैम 2025, ओके, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 सॉरी, ये साल रहेगा। हाँ, क्या आप अभी मैं बात करूं तो हमारे एग्जाम तो सितंबर में, मैं सितंबर की बात कर लेती हूँ, क्या आप सितंबर 2025 में इस पूरे साल की टैक्स कैलकुलेट करके दे सकते हो? नहीं दे सकते। रीजन नहीं, अभी तो साल खत्म ही नहीं हुआ। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमारे सितंबर 2025 एग्जाम्स के लिए जिस साल की टैक्सेशन वो पूछेंगे वो रहेगा हमारे पास वो साल जो कि कंप्लीट हो चुका है, जिससे कि आईसीएआई क्वेश्चन पूछ सके, दैट इज 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने यहाँ गलती कर दी ना स्टूडेंट, तो बस आप फिर ये सोच लो कि काफी 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 भारी गलती वो पड़ेगी। ठीक है, तो क्या बोला मैंने आपको, आईसीएआई एग्जाम्स में इस साल के बारे में पूछेगा, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। अब बात करते हैं फाइनेंस एक्ट की। देखो क्या होता है ना, हर साल के लिए फाइनेंस एक्ट आता है। अब इसके लिए यानी 1 अप्रैल 2024 वाले साल के लिए, जो गया साल अभी, उसके लिए फाइनेंस एक्ट था फाइनेंस एक्ट 2024। ठीक है, स्पेस छोड़ा है मैंने, उसका मतलब भी बताऊंगी। फाइनेंस एक्ट 2024 यानी फाइनेंस एक्ट 2024 बताता कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक क्या टैक्स के रूल्स चलने हैं। हर साल रूल्स चेंज हो जाते हैं टैक्स के लिटिल बिट। ठीक है, लेकिन 2024 में एक बात और थी, और वो थे इलेक्शंस। इलेक्शंस थे बाबू भैया, वोट का चक्कर। हाँ जी, तो अब स्टूडेंट्स वहां पे बननी थी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी, तो इसीलिए क्या कहा गया कि वैसे सिर्फ एक बजट जो है वो प्रेजेंट होता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है, बट क्या पता उस टाइम पे हो सकता था कि मान लो इलेक्शन से पहले, मान लीजिए पार्टी ये है, उन्होंने बजट प्रेजेंट कर दिया होता, लेकिन जो इलेक्शंस के बाद कहानी चेंज हो जाती, पार्टी चेंज हो जाती, तो क्या मान लो ये जो पार्टी बी है वो पार्टी ए के बजट को मानती? नहीं मानती। तो इलेक्शंस के टाइम पे इसीलिए क्या होता है, 2 बार बजट प्रेजेंट होता है। एक बार होता है वैसे, बट इन द टाइम ऑफ इलेक्शन, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, बजट हैज बीन प्रेजेंटेड एट 2 टाइम्स। फर्स्ट स्टूडेंट, फरवरी में एक इंटरिम बजट प्रेजेंट होता है। इंटरिम यानी बस कर दिया, अभी फाइनल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट बजट प्रेजेंट हुआ इंटरिम बजट। ठीक है, फरवरी में हुआ, फिर इलेक्शंस हुए, और स्टूडेंट इलेक्शंस के बाद भी वही पार्टी रही, यानी कि देखो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बीजेपी आई। ठीक है, इसीलिए फिर उन्होंने अपना फाइनल बजट भी दिया, क्योंकि सेम पार्टी थी तो सेम बजट रहा। बट इस बजट को इसीलिए जो कि एप्लीकेबल होता है, ये फाइनल बजट, इसको कहा जाता है फाइनेंस एक्ट। वैसे 2024 होता, लेकिन क्योंकि 2 बार हुआ तो नंबर 2024। समझे मेरी बात, एग्जाम में जहां लिखोगे फाइनेंस एक्ट नंबर 2 करके लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर अब हम भी आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे ना दैट यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको क्या बोला, तो यानी हमारे एग्जाम्स के लिए फॉर द सितंबर 2025 एग्जामिनेशन विच फाइनेंस एक्ट इज एप्लीकेबल, फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2024। ओके, चलो उसके बाद बात आई, अब स्टूडेंट्स, अब मैंने बोला हमारे लिए आईसीएआई जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कौन से साल का, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, हाँ जी,
अगर अकाउंट्स की बात करें तो ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। लेकिन टैक्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है। वो क्या कहते हैं, अकाउंट्स में ना हम साथ साथ अकाउंटिंग करते हैं, टैक्स में वो कहता है एक साल पूरा हुआ, ये पिछला साल खत्म हो गया, हाँ हो गया, तो आप मुझे उसका टैक्स भर दो। यानी इस साल का जो टैक्स है स्टूडेंट, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का टैक्स नेक्स्ट ईयर में पे होगा। साल खत्म होगा तभी तो टैक्स भरोगे, तभी तो कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट को एक प्रोफेशनल टर्म देते हैं, असेस करोगे कि कितना टैक्स बनता है, ठीक है। तो कब असेस करोगे, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 में, यानी जो साल अभी चल रहा है, इसमें हम देखेंगे कि भाई हम इसमें करेंगे टैक्स की असेसमेंट। असेस करेंगे, असेस मतलब होता है कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कितना टैक्स बनता है। तो यही आईसीएआई हमें कह रहा है कि इस साल की असेसमेंट कर दो। इसीलिए स्टूडेंट टैक्स की लैंग्वेज में फाइनेंशियल ईयर को बोला जाता है, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स में फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलते, टैक्स में बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस से कंफ्यूज मत होना कि पिछले किसी साल, ये प्रीवियस वो पिछले साल वाली बात नहीं है। फाइनेंशियल ईयर को हम टर्म देते हैं प्रीवियस ईयर। और जिस साल में असेस करना है, कैलकुलेट करना है, असेस करना है, दोबारा बोल रही हूँ, असेस करना है, दैट इज एन असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो ये दो टर्म समझ लो कि प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर कौन सा है। समझ आ गया, प्रीवियस ईयर इज 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, और कैलकुलेट असेस कब होगा, तो दैट इज 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026। कुछ नहीं है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 12 मई में 31 मार्च अगले साल खत्म होते। क्लियर। अब आ जाओ एक बार फर्स्ट शेड्यूल पे। अब स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अब देखो स्टूडेंट, पार्ट 1 में वो कहता है, पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल स्पेसिफाइज द रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। मतलब स्टूडेंट्स देखो, उसने कहा, बात सुनो, अब हमारे पास यहाँ पे मैं 3 साल की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा है जी, यहाँ खत्म हो रहा है, इतनी बात करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। हम क्या करते हैं, हम ईयर्स को बोलते हैं। देखो 2024 में शुरू हो रहा है, 25 में खत्म हो रहा है ना, 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है, तो हम इसको बोल देंगे 2024-25। क्या बोलेंगे कि ये ईयर है 2024-25, 1 अप्रैल 24 से शुरू, 31 मार्च 2025 को खत्म। फिर हमने बात करी ऐसे ही 2025-26 की, विच इज आवर असेसमेंट ईयर। अब इस साल में चिंतामणि बैठा था आराम से, यहाँ पर ये बैठा है, क्या कहता है, अरे भाई ठीक है, मेरी असेसमेंट तो अगले साल होगी, ठीक है। इनकम टैक्स ने कहा ओके, लेकिन चिंतामणि एक बात तो बताओ, तुमने पिछले साल भी तो कोई इनकम अर्न की होगी, की थी जी, उसका तो टैक्स भर दो। यानी स्टूडेंट ये 2024-25 विच इज बेसिकली अ प्रीवियस ईयर, वो भी तो किसी का असेसमेंट ईयर होगा। यानी इससे पिछला साल 2023-24, उसका अगर ये प्रीवियस ईयर है, if previous year is 2023-24, so assessment year कौन सा बनेगा उसका, this current year, that is the 2024-25। अब अगर मैं बात करूँ ना, so I am delivering this class in the June 2025। अब इस टाइम पे मुझे जून में किसका टैक्स कैलकुलेट करना है, पिछले साल का, यानी 2023-24 का, ठीक है। इन जून 2025, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में जून की बात कर रही हूँ, जून में बैठ के मुझे टैक्स देना होगा पिछले साल का, ठीक है। तो उसने कहा सबसे पहले आज की बात करो, चिंतामणि ने कहा मुझे आज का रेट बताओ, पार्ट 1 में लिख दो, दैट इज रेट फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। तो करंट असेसमेंट ईयर यानी ये करंट ईयर किसका असेसमेंट ईयर है उसकी बात करें। यानी स्टूडेंट इन द पार्ट नंबर 1, इन द पार्ट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, करंट असेसमेंट ईयर। यानी अगर करंट ईयर असेसमेंट बन जाए तो क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज हिंदी में लिख लो, अगर करंट ईयर असेसमेंट बन जाए, यानी करंट ईयर कौन सा है, 2024-25, तो किस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे होंगे, 2023-24। क्लियर। इसके ऊपर
क्या टैक्स का रेट है, मैं किस रेट से टैक्स पे करूं, पार्ट नंबर 1 में ये लिखा है। क्लियर? चलो ग्रेट। फिर बात आती है इस पार्ट 2 की। पार्ट 1 में समझ आया ये, अभी क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अभी एक बार समझने की ट्राई करो, क्वेश्चन में मैं और इसको डिस्क्राइब कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स एक चीज और कहता है, क्या ये खेल रहा था चिंतामणि गया केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। और इसने ना सोच रखा था कि जैसे ही मुझे अमिताभ बच्चन जी से चेक मिलेगा, अमित जी से जैसे ही मुझे चेक मिलेगा 1 करोड़ का, नेक्स्ट डे मैं तो भाई यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। अब इनकम टैक्स वाले उसको अगले साल तक कैसे ढूंढे, तो उन्होंने कहा एक काम करो केबीसी, हम आपको कह रहे हैं आप इसको पेमेंट करते टाइम कुछ टैक्स डिडक्ट कर लेना, टैक्स काट के पैसा देना, उसको कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, यानी व्हाइल मेकिंग द पेमेंट जो पेयर है, जो पेमेंट कर रहा है, वो टैक्स पहले ही डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। इसको कहते हैं टीडीएस। तो अब अगर ये तो पता चल गया कि आज के रेट पे चिंतामणि को क्या टैक्स देना था, अब उसकी बात आती है उस पर्सन के बारे में बात करेंगे, केबीसी की मान लो कि भाई जिसको टैक्स डिडक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखे हैं टीडीएस रेट्स, कौन से साल के, अरे ये साल जो चल रहा है, क्योंकि इसी की तो बात होगी, अब अगले साल पे टैक्स देना है, अब इस साल की बात है, यानी टैक्स रेट्स फॉर प्रीवियस ईयर 2024-25। समझ आया? मैं मान लो आपको पेमेंट कर रही हूँ, मैं यही सोचूंगी ना, अब तो पिछले साल की बात होगी, मैंने पिछले साल का टैक्स भर दिया, अब मैं ये सोचूंगी मुझे आपको पेमेंट करनी है तो मैं कितना टैक्स डिडक्ट कर लूं जो मुझे गवर्नमेंट को देना है, दैट इज द टीडीएस रेट्स। देन पार्ट 3, अब गवर्नमेंट ने एक बात और बोली, क्या वो कहते जी एक बात बताओ, हर बंदा जो 2024-25 में कुछ पैसा कमाएगा, इनकम अर्न करेगा, वो हमें नेक्स्ट ईयर में जाके टैक्स देगा, दैट इज इन द ईयर 2025-26, ठीक है। बीच में जो हमें काम करना है, अगर हमें पैसा थोड़ा थोड़ा भी आज मिल जाता ना, तो हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाते, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस साल का अगर कोई पर्सन 10,000 रुपीज से ज्यादा, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्राइटेरिया मान लो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, 10,000 से ज्यादा अगर उसको लग रहा है ना मुझे टैक्स पे करना होगा, एस्टिमेट कर लो कि इस साल के इतना इतना टैक्स रेट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे नेक्स्ट ईयर 15,000 का टैक्स देना है। अगर ऐसा है तो थोड़ा थोड़ा टैक्स जो है करंट ईयर में लेते रहो, उसको कहते हैं एडवांस टैक्स, यानी नॉर्मली वी हैव टू पे द टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन द असेसमेंट ईयर, बट इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ हम थोड़ा थोड़ा एडवांस टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। सो पार्ट 3 में स्टूडेंट्स उसने कहा, एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी पे क्या टैक्स है, टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम सैलरीज, एंड जो सैलरी पर्सन उसके बारे में लिख दिया, और एडवांस टैक्स, इस दो के बारे में पार्ट 3 में डाल दो, ठीक है, कि एडवांस टैक्स का क्या रेट है। फिर पार्ट 4, इसमें लिखा रूल्स फॉर नेट एग्रीकल्चरल इनकम, अगर किसी को निकालनी है। देखो मैं आपको ना पूरे टैक्स के लिए एक बहुत ही एक सीधी सी बात बता दूं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट हमेशा जो एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो क्या करता है, मोटिवेट करने की ट्राई कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोअर टैक्सेशन रेट्स। कई बार तो टैक्स लेते ही नहीं है, इतनी तक बात है। तो रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चरल इनकम, मैम वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट देखो ना हमारे किसान कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, तो उनको और ज़्यादा कि वो अच्छे से मेहनत कर सके, उनको भी अच्छे से अर्निंग हो सके, उनके टैक्स को बहुत रिड्यूस कर दिया। तो रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चरल इनकम, इसके लिए अलग से रूल्स भी दे दिए, ठीक है। आप ये मान लो बस टैक्स लेते ही नहीं है, क्लियर। तो ये है हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल। कहीं किसी को डाउट है तो प्लीज़ या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लो, या फिर स्टूडेंट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, ठीक है। बट हाँ डाउट्स माइंड में मत रखना दोस्तों। तो ये था हमारे पास फाइनेंस एक्ट, आई होप सबको समझ आ गया। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स रूल्स 1962, थर्ड कॉम्पोनेंट इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब ये क्या है, देखो हमने ये कह दिया हमारे पास इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है ना। अब डायरेक्ट टैक्स को किसी को देखना तो पड़ेगा कि अच्छे से काम कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स तो बनाने पड़ेंगे ना, कि भाई फाइनेंस एक्ट अच्छे से चल पाए, हर किसी के लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं, हाँ जी। तो वो रूल्स कौन बनाएगा, अब देखो रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है, सीबीडीटी, एक अलग से बोर्ड रख दिया,
दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसका काम क्या है? इनकम टैक्स रूल्स बनाना, ये देखना कि अच्छे से जो है सारा काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो सीबीडीटी को पावर दी गई टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। अब स्टूडेंट, फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की इनकम टैक्स एक्ट 1961 अच्छे से चल सके, सीबीडीटी टाइमली रूल्स बनाता रहता है और इन सब रूल्स को इकट्ठा बोलते हैं हम इनकम टैक्स रूल्स 1962। ये 1961 नहीं है बच्चों, प्लीज 1962 ध्यान रखना दोस्तों, 1962 है, ठीक है। एक्ट 1961 है, दिस इज 1962। कैसे? सेक्शन के सबसेक्शन थे, प्रोवाइजो थे, एक्सप्लेनेशन थी, सिमिलरली रूल के सब रूल हैं, प्रोवाइजोज हैं, एक्सप्लेनेशन हैं। अब ध्यान रखना, जब भी हम इनकम टैक्स 1961 पढ़ते हैं हमें साथ में इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ने हैं, तभी कुछ समझ आएगा। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, बस इतना सही था ये। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। अब ये क्या है? देखो स्टूडेंट्स, जब भी इनकम टैक्स एक्ट की बात होती है, एज अ टैक्सेशन टीचर, एज अ टैक्सेशन प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी नो कि क्या मतलब होता है टैक्सेशन टर्म्स का। अब जैसे असेसमेंट ईयर हो गया या फिर कुछ भी, बट जो नॉर्मल पीपल है उसको कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा अगर किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो आप क्लैरिफिकेशन इशू कर सकते हो। क्लैरिफिकेशन आप इशू कर सकते हो। कौन इशू करेगा? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। किस लिए इशू करेगा अभी वो भी बात करेंगे। तो सीबीडीटी जो है वो जो क्लैरिफिकेशन इशू करता है, वो क्लैरिफिकेशन इशू करता है थ्रू द वे ऑफ सर्कुलर, ठीक है। तो जब भी कुछ क्लैरिफाई किया जाता है तो वो क्लैरिफाई किया जाता है एक सर्कुलर के थ्रू, ठीक है। तो सर्कुलर्स कौन इशू करता है? सीबीडीटी करता है। किस लिए करता है? टू डील विद अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, या कोई डाउट्स क्लियर करने हैं, किसी को कुछ लग रहा है कि भी कुछ भी हो सकता है हम कुछ समझ रहे हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही कहना चाह रहा है, तो सीबीडीटी जो है टाइम टू टाइम ही सर्कुलर्स इशू करता है। अब स्टूडेंट, किसके लिए इशू किए जाएंगे? दो लोगों की यहाँ बात होती है। whenever we are talking about the income tax or the GST, we are talking about basically two categories। एक तो ऑफिसर्स, जिनको हम कहते हैं असेसिंग ऑफिसर्स ऑल्सो, और एक होते हैं असेसी। असेसी आर दोज पर्सन जिनकी असेसमेंट की जा रही है, यानी कॉमन मैन, टैक्स पेयर, असेसी, ठीक है। तो अब उसने कहा कि देखो, चाहे तो कोई, ये जो सर्कुलर्स है ना, ये किसको गाइड करने के लिए किए जा रहे हैं? लोगों को गाइड करेगा सीबीडीटी या ऑफिसर्स को? दोनों को, चाहे ऑफिसर्स को चाहे असेसी को, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है स्टूडेंट, अब होती है बाउंडेशन। देखो, जो हम सीबीडीटी जो सर्कुलर्स इशू कर रहा है, तो जो हमारा डिपार्टमेंट है यानी हमारे ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, दे आर बाउंड कि उनको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। जिस तरीके से सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया है, जो सीबीडीटी ने लिख दिया फॉर द डिपार्टमेंट और द ऑफिसर्स, वो उनके लिए पत्थर की लकीर है, क्योंकि फिर वही बात है, अपना ही डिपार्टमेंट नहीं मानेगा तो और कौन मानेगा, ठीक है। लेकिन असेसीज के लिए ये बेनिफिशियल दिया जाता है कि अगर आपको लग रहा है सर्कुलर आपके बेनिफिट में है तो बात मान लो, अदरवाइज आप बात ना भी मानो तो चलता है। क्लियर? तो दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द बेनिफिशियल सर्कुलर्स, बट डिपार्टमेंट को माननी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन क्या है स्टूडेंट? मैंने आपको बहुत ही एक सिंपल सी बात बताती हूँ। इस साल क्या हुआ है, ठीक है, मतलब आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, क्योंकि उनके लिए एप्लीकेबल होगा जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। अब क्या हुआ, नॉर्मली ना हमें 31 जुलाई तक रिटर्न भरनी होती है। फॉर एग्जाम्पल 2024-25 की जो रिटर्न थी वो हमें 31 जुलाई 2025 तक फाइल करनी थी, नॉर्मल पर्सन की। अब क्या हुआ, ये मई तक भी टिल द एंड ऑफ द मे भी इस बार इनकम टैक्स भरने के लिए फॉर्म्स निकाले जाते हैं, वो फॉर्म्स डिपार्टमेंट ने इशू नहीं करे। तो फिर क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? अब फिर जून जुलाई 2 महीने में कैसे हम सबके रिटर्न्स भर सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करी, नोटिफाई किया, जैसे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डाली कि सुनो, हम डेट को सितंबर के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, अब सितंबर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फी। क्लियर? सो नोटिफिकेशंस क्या है? दे आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कोई भी एक्ट का प्रोविजन, जैसे प्रोविजन है कि आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी है, तो हम चाहते हैं सितंबर तक कर लो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो नोटिफिकेशन इशू करती है। क्या सीबीडीटी कर सकता है? सीबीडीटी अलग है, सीबीडीटी इज अ बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, वो सरकार है।
क्या सीबीडीटी कर सकता है नोटिफिकेशन इशू? यस। अगर उनको लग रहा है कि मुझे कोई नया रूल बनाना है, सबको बताना है, या कोई रूल में चेंज करना है, अमेंडमेंट करनी है, तो कैसे बताए? सीबीडीटी कैन ऑल्सो इशू नोटिफिकेशंस, बट वो किस लिए कर सकता है? या तो रूल्स बनाने के लिए या रूल्स को अमेंड करने के लिए, और किसी के लिए नहीं। नोटिफिकेशन दोनों के लिए बाइंडिंग होती है, डिपार्टमेंट के लिए भी और एसएससी के लिए भी। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, कौन मना कर देगा? आप या मैं कर देंगे? नहीं, तो दोनों के लिए है ये मायने, ठीक है। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपोनेंट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, इसके बाद आज की क्लास ओवर करते हैं, दैट इज द लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। ये क्या है? देखो क्या हुआ। अब स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट और जो कॉमन पीपल टैक्स पेयर है उसके बीच में ना जंग छिड़ जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है। डिपार्टमेंट कह रहा है देखो मेरे अकॉर्डिंग आपका जो है 1 CR आपको टैक्स पे करना है। टैक्स पेयर कहते हैं नहीं जी, सिर्फ 10 लाख रुपए का टैक्स बनता है। क्यों? मैंने तो नहीं करा इस तरीके से, आप कह रहे हो, मैं नहीं मानता। फिर बात लेके किसके पास जाएं? वो जाते हैं कोर्ट के पास, दोनों जाते हैं कोर्ट के पास। तो स्टूडेंट, ऐसे केसेस में कोर्ट अगर कुछ डिसीजन लेती है तो उस डिसीजन को भी, जब भी हम इनकम टैक्स के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, वो डिसीजन भी पढ़ा जाता है कि हाँ भाई, अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है फॉर ए पर्सन तो वो बी पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। तो कोर्ट डिसीजंस भी पढ़े जाते हैं। लेकिन यहाँ सुनो, दो तरीके की कोर्ट्स होती हैं जहाँ जो हम इनकम टैक्स में बात कर रहे हैं, दैट इज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट, हाई कोर्ट के जो डिसीजन है ना, वो उसी के जुरिस्डिक्शन, उसी के स्टेट एरिया के लिए बाइंडिंग, मतलब उसी के लिए माने जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके जो डिसीजंस होते हैं वो दैट इज अ लॉ ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो है, हम ये माना जाता है कि पूरे इंडिया के लिए वो डिसीजन देखा जाता है। क्लियर है? ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास इनकम टैक्स के कंपोनेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी हमारा इनकम टैक्स जो चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट, वो आगे। क्लियर? आई होप सबको अच्छा लगा होगा। कहीं कोई डाउट है, क्वेरी है, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। और हाँ, मुझे बताना जरूर कि क्लास में कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। Thank you students, have a nice day and yeah, meet me in the next session.